भारत माता की जय नहीं बोलेगा? हाँ भाई, कहाँ थे हम लोग? एनर्जी स्टार्ट कर लिया था हमने। काइनेटिक एनर्जी की बात हमने की थी साहब। चलो, काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी बताया था मैंने, हाफ एम वी स्क्वायर। बोल बोल। बाहर मिल बाहर ऐसे थोड़ी होता है। क्लास के बीच में ये लो। अरे यहाँ तो मेरी चलेगी, तेरी थोड़ी देर चलेगी। घर पे थोड़ी बैठा हूँ कि बीवी मर्जी है जब बोलेगी ये करो। है, बीवी थोड़ी है तो मेरी। ये वो जो तू पूछ रहा है ना क्वेश्चन, अभी वो वर्क एनर्जी थ्योरम से कराऊंगा, उससे ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है। हाँ, बाहर मिल बाहर मिल। चुप। नहीं नहीं, बाहर मिल तू। अबे, यहाँ यहाँ मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। मुझे घर वाली फीलिंग मत दो। चलो आओ भाई, शुरू करें। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, कुछ नहीं हुआ। हाँ तो भाई, काइनेटिक एनर्जी की बातें कर रहे थे हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला बता दिया था मैंने। अब दो कंसेप्ट ऐसे हैं जो लगभग हर चैप्टर में आते हैं। एक आता है परसेंटेज चेंज, और एक कंसेप्ट आता है ग्राफ का। जहां दो के बीच में रिलेशन दिखता है बोलते हैं ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो एक तो ग्राफ का कंसेप्ट आएगा, और एक आता है परसेंटेज चेंज। वही फिजिक्स में तुम्हें पता है कि फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं। क्वांटिटी के बीच में रिलेशन मिलेगा ही मिलेगा। और जब दो के बीच में रिलेशन होता है, एक को बदलते हैं तो दूसरे को बदलना पड़ता है। और नहीं बदलेंगे तो रिलेशन खराब हो जाएगा। ये तो सिंपल जानते हो ना यार, ये तो। अबे मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, है ना। मतलब दो के बीच में अगर रिलेशन होता है, कोई एक बदलना चाहता है तो दूसरे को बदलना पड़ता है। नहीं बदलेगा तो फिर क्या होगा? रिलेशन खराब हो जाएगा। और क्या चाहते हो, रिलेशन खराब हो? नहीं, रिलेशन मेंटेन रखना है। ठीक है। भाई समझ रहे हो? तो ऐसे केस में कितना बदलेगा? डबल होगा, ट्रिपल होगा, 100% बढ़ेगा, 50% बढ़ेगा। वो उनके रिलेशन पे डिपेंड करता है। तो दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक ग्राफ, एक परसेंटेज चेंज। तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं साहब। ठीक है, ग्राफ के लिए रिलेशन चाहिए। मैं आपको बताता हूँ किस किस में ग्राफ बनाना है। पहला ग्राफ बनाना है आपको काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में। मास कांस्टेंट है पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ बनाना है आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, यहां भी मास कांस्टेंट। तीसरा ग्राफ बनाना है आपको काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्वायर के बीच में, पी स्क्वायर, यहां भी मास कांस्टेंट। चौथा ग्राफ आपको बनाना है यहां पर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस रूट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये रूट ऑफ मोमेंटम, काइनेटिक, सॉरी, हाँ यही बनाना है साहब। मास कांस्टेंट। ये लो, एक और दिया हुआ है अपने मॉड्यूल में, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/रूट ऑफ मोमेंटम, ये भी मास कांस्टेंट। एक और बनाना है आपको, आपको बनाना है लॉग ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लॉग ऑफ मोमेंटम, वर्सेस लॉग ऑफ मोमेंटम, मास कांस्टेंट। मतलब सेम ऑब्जेक्ट के लिए इतने सारे ग्राफ बनाने हैं। अब ग्राफ के लिए रिलेशन चाहिए, और रिलेशन बहुत है साहब। ठीक है, बहुत सारे रिलेशन है, फॉर्मूले मैंने बताए थे। अब पहला वाला क्या है साहब? पहला वाला काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, मास कांस्टेंट। बताओ साहब, ग्राफ कैसा बनेगा? भाई, एक को प्लॉट करना है वाई एक्सेस और एक को एक्स एक्सेस। तो काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर दो वाई से, इसकी जगह लिख दो वाई। और ये वेलोसिटी की जगह क्या लिख दो? एक्स। तो वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या होता है ये? वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला होता है। पैराबोला का मतलब यू बनाते हैं। यू का मुंह कहाँ खुलता है? जिधर पावर कम हो। अबे ये तो तुम भी जानते हो यार, मुंह वहीं खुलेगा जहाँ पावर कम है। ज्यादा पावर की तरफ मुंह खोल के मरोगे क्या? ठीक है, पावर जहां कम होगी उधर ही मुंह खोला जाएगा। देखो, काइनेटिक एनर्जी पे पावर कम है, उधर मुंह खोल दिया हमने। ठीक है। अच्छा, कई बार ये इधर का पैराबोला बना हुआ ही नहीं मिलता। सिर्फ इतना सा बना के दे देते हैं, ये इतना सा, ये इतना सा बना के देगा, बच्चा सोचता है ये कौन सा पैराबोला। तो बाकी आधा पैराबोला छुपा रखा है ना। अरे काइनेटिक एनर्जी इधर इधर भी प्लॉट करूंगा तो पॉजिटिव ही होगा, उधर वेलोसिटी नेगेटिव होगा। और वेलोसिटी नेगेटिव क्या बता रहा है? डायरेक्शन को बता रहा है। वो डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है ना यार। ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ बनाया हमने मास कांस्टेंट पर। क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना आसान क्वेश्चन नहीं आने वाला कि चार ऑप्शन देके बोलेगा पहचानो कौन सा ग्राफ।
ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा, इसमें तैयारी करने की जरूरत क्या है। ये तो 9-10 क्लास में आजकल बच्चों को कंसेप्ट सिखा दिए जाते हैं, है ना। ये तो 11-12 के साथ जो नॉर्मल स्कूल की तैयारी करके आएगा बच्चा वो भी कर देगा। इसमें कोचिंग की जरूरत कहाँ थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो बेकार गई तुम्हारी कोचिंग, साल भर ऐसे ही पैसा वेस्ट गया है, तो कोई भी कर लेगा। वे इतने आसान क्वेश्चन आते हैं तभी तो मन में आता है कि 700 कट ऑफ जाएगी, सारे क्वेश्चन ऐसे आने लग गए तो। अरे समझ रहे हो, क्वेश्चन आएगा कंपैरिजन वाला, है ना। क्वेश्चन आएगा कंपैरिजन वाला। मुझे बताओ, एक ग्राफ में मेरे लिए बनाता हूँ और एक ग्राफ में तुम्हारे लिए बनाता हूँ। ठीक है, मैं कम मास का पार्टिकल, तुम ज्यादा मास के पार्टिकल। बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी सेम होगी क्या। अरे ग्राफ सेम बनेगा, अलग अलग बनेगा, अलग अलग बनेगा। ये दो ग्राफ बना दिए मैंने, ये दो ग्राफ, एक मेरे लिए एक तुम्हारे लिए। अब इसमें पहचानना है कौन सा मेरा कौन सा तुम्हारा, कौन सा मास ज्यादा कौन सा मास कम, M1 और M2। भाई बनेगा वही पैराबोला, M1 मास के लिए भी पैराबोला, M2 के लिए भी पैराबोला। ठीक है, अब कंपैरिजन करने का तरीका, ग्राफ से पैरामीटर कंपेयर करने का तरीका। देखो, एक तो स्ट्रेट लाइन आए तो स्लोप, और स्ट्रेट लाइन नहीं है, नॉन लीनियर कर्व है तो फिर स्लोप नहीं। फिर नॉन लीनियर कर्व में तो हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होता है। तो इसके लिए एक यूनिवर्सल तरीका है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कंसेप्ट। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन कंसेप्ट ये लगाओ। ये खाली इस चैप्टर का कंसेप्ट नहीं है, पूरी फिजिक्स में जहां भी ग्राफ से पैरामीटर कंपेयर कर रहे हैं ना, कंपेयर करने के लिए यही तरीका है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन कंसेप्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो जाएगा। वर्टिकल ड्रॉ करोगे तो क्या, एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। कोई एक पैरामीटर कांस्टेंट होगा, बाकी को कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। चलो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, बोलो क्या सेम होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या सेम होगा, काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। ये देखो काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पर हम देखें तो यहां पर देखो वेलोसिटी v2 है, ये v1 है ना। अब कंपेयर करो, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी सेम है तो आप देख रहे हैं m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v²। बोलो इन दोनों में कौन ज्यादा है, v1 ज्यादा है कि v2। v1 ज्यादा है, v1 मोर देन v2, तो m1 क्या मिलेगा, m1 लेस देन m2 मिलेगा। मिलेगा भाई, मतलब जो भारी होगा वो कहाँ होगा, वो अंदर होगा, और जो हल्का होगा वो कहाँ होगा, बाहर होगा, है ना। मतलब ये वाला मेरा और ये वाला तुम्हारा, ये वाला कम मास का, ये वाला ज्यादा मास का, तो ये मेरा और ये किसका, तुम्हारा। तुमसे भी कोई और भारी आ गया तो इधर और ले आओ, इधर ले आओ, M3 ले आओ। और मुझसे भी कोई और हल्का आ गया तो इधर ले जाओ। अरे मेरी भावनाएं समझ रहे हो भाई। ठीक है, अब तुम्हें जो नाम लिखना है लिख लो भाई। ठीक है, तो M1 M2 समझ गए, तो कंपैरिजन करने का ये तरीका है। मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कंपेयर किया, ये वर्टिकल लाइन से कंपेयर करता ना तो भी आंसर यही आता। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कंपैरिजन वाले, वैसा थोड़ी आएगा चार ऑप्शन देके बोलेगा ग्राफ पहचानो, कोई भी पहचान लेगा वो तो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देख के ही तो मन में फीलिंग आती है कि गई कट ऑफ ऊपर, है ना। क्या होता है, दुनिया हिलते हुए नजर आती है एक आध दो क्वेश्चन में, फिर समझ रहे हो ना मेरी बात। बोले सर ऐसा भी सोचते हैं कि एग्जाम में, हमारा तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। हम तो न जाने क्या ऐसे समय देखते हैं, टाइम खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। ठीक है, एग्जाम में तो ये फीलिंग आती है कि बायो कर ली, केमिस्ट्री कर ली, फिजिक्स, बोले पूरा 1 घंटा, 1 घंटा देते हो पूरा, ज्यादा ही देते हो। मतलब बायो 45 में कर लेते हो तुम, बायो अच्छा उससे भी कम में हो जाती है। नहीं मतलब वाकई में जो पढ़ता है वो कर लेता है 45 मिनट में, जो वाकई पढ़ के जाता है, एग्जाम से पहले पढ़ के जाता है, वो 45 मिनट में बायो कर लेता है ना। और जो पढ़ाई की जगह जाता है, पढ़ाई तो पढ़ना तो पड़ेगा ना यार, बिना पढ़े कैसे करेगा। बोले बिना पढ़े तो हम 5 मिनट में कर लेते हैं, है ना। बोले 5 मिनट ज्यादा बोले, हम पेपर देखते ही, पेपर देखते बोले हो गया चलो। तो 45 मिनट में अगर बायो कर लेते हो तो 1.25 घंटा मतलब फिजिक्स के लिए पर्याप्त है। आराम से करोगे, बढ़िया मजे लेके करोगे। बस क्या है, थोड़ा सा फिजिक्स में स्ट्रेटेजी से काम करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्वेश्चन छांट लो पहले, पहले आसान आसान क्वेश्चन छांट लो, वो करो पहले। वो 30 क्वेश्चन भी तुम्हें आसान आसान मिल गए ना, और 30 क्वेश्चन तुमने फिजिक्स में पहले कर दिए, तो कॉन्फिडेंस ही अलग आ जाएगा। 30 क्वेश्चन फिजिक्स के हो चुके हैं, होने को कुछ नहीं है, फिर पाने पाने को होता है। फिर दम लगा सकते हैं, लड़ झगड़ सकते हैं बाकी क्वेश्चनों से। मतलब पहले कॉन्फिडेंस जरूरी है, फिजिक्स में कॉन्फिडेंस बढ़ना जरूरी है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना तो फिर अपन लड़ झगड़ लेते हैं, फिर हिम्मत दिखा लेते हैं, है ना। क्या होता है कि एक तो बाउंसर आ रहे हैं सारे, है ना, अपन को समझ में नहीं आ रहा अपन क्या करें, और मालूम पड़ता फिर समय खत्म हो गया। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी से काम करें तो समय भी पर्याप्त होता है, और काम भी कर सकता है आदमी। चलो आओ, इधर आओ, अगला ग्राफ बनाओ, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम कैसा बनेगा, यही बनेगा। लेकिन अब अगर मैं बोलूं मास, तो मास क्या होगा, देखो दो ग्राफ बनाऊंगा, ये p² अपॉन 2 है। अब अलग अलग मास के लिए ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ तो वैसा ही बनेगा, इसको y एक्सेस पर, इसको x एक्सेस पर, तो ग्राफ तो वही बन रहा है, y इज प्रोपोर्शनल टू x²। अरे वैसा ही बन रहा है। लेकिन अब अगर मैं बोलूं तुमसे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, दो अलग अलग मास के लिए क्या सेम बनेगा कि अलग अलग बनेगा।
अलग अलग बनेगा। अब कौन सा मास ज्यादा होगा, m1 ज्यादा कि m2 ज्यादा? ठीक है, कंपैरिजन करने का वही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन कंसेप्ट। चलो वर्टिकल ड्रॉ कर देता हूँ, वर्टिकल। पहले हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया था ना वर्टिकल, बोलो क्या सेम होगा? पी सेम होगा, दोनों पॉइंट पर पी सेम होगा, लेकिन दोनों पर क्या काइनेटिक एनर्जी सेम होगा क्या? ये होगा ke2 और ये होगा ke1। ठीक है, अब कंपैरिजन करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी सेम है तो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। बोलो कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, ke2 ज्यादा या ke1 ज्यादा? ke2 ज्यादा है, तो कौन सा मास ज्यादा, m2 की m1? m2 ज्यादा है या m1 ज्यादा? m1 ज्यादा, मतलब ये वाला तुम्हारा और ये वाला मेरा, है ना? ये भारी वाला अब नीचे है, देखो पहले भारी वाला ऊपर था, अब भारी वाला कहाँ आ रहा है, नीचे। तो क्वेश्चन ऐसे कंपैरिजन वाले आने वाले हैं। तीसरा ग्राफ क्या बोला था मैंने, काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्वायर का। अरे तीसरा यही बोला था, मैं नोट किया था नहीं किया था, है ना? पी स्क्वायर मास कांस्टेंट। अब ग्राफ कैसा बोलो, अब बनेगा स्ट्रेट लाइन, वही होगा काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब पूरे पी स्क्वायर को प्लॉट कर रहा हूं मैं एक्स एक्सिस पर, और काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट करता हूं वाई एक्सिस पर। तो आप देखो y इज प्रोपोर्शनल टू x आ जाएगा फिर। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से पास होने वाला स्ट्रेट लाइन, है ना? देख सकते हो ये पी स्क्वायर और ये काइनेटिक एनर्जी, ये ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन। मास कांस्टेंट, मास को कांस्टेंट रहेगा। अच्छा चौथा वाला बोल रहा है साहब काइनेटिक एनर्जी और रूट ऑफ मोमेंटम बनाओ, ये कैसा बनाओ? बाकी तीन बनाओ, तीन मैंने बना दी। ठीक है, अच्छा यहाँ भी कंपैरिजन अगर मैं करूं तो यहाँ भी अलग अलग मास के लिए सेम ग्राफ की अलग अलग ग्राफ। अरे सेम की अलग अलग, बोलो कौन सा मास ज्यादा, m1 ज्यादा कि m2 ज्यादा? m1 ज्यादा कि m2 ज्यादा? यहाँ तो स्लोप से भी देख सकता हूँ, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन कंसेप्ट तो है ही सही। स्ट्रेट लाइन में स्लोप भी दिख रहा है मुझे, देखो ये स्ट्रेट लाइन में देखो स्लोप दिखेगा आपको 1/m। अरे स्लोप वहां पर दिखेगा 1/m, जिसका स्लोप ज्यादा उसका मास कम। किसका स्लोप ज्यादा, m2 का, तो m2 लेस देन m1 आएगा। इसका आंसर आएगा m2 लेस देन m1, m2 लेस देन m1। जिसका स्लोप ज्यादा उसका मास क्या होगा, कम। घर जाके कंपेयर करना, मैंने आंसर लिख दिया, है ना? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना आराम से। जिसको मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल से कर रहा हूँ ना, घर जाके उसको वर्टिकल से करके देखना। जिसको मैं वर्टिकल से कर रहा हूँ ना, उसको घर जाके हॉरिजॉन्टल से करके देखना। और जिसको मैं किसी से नहीं कर रहा ना, दोनों से करके देखना, है ना? घर जाके थोड़ा प्रैक्टिस करना, घर में भी तो कुछ करोगे ना, और घर जाके कॉपी में कुछ ना कुछ करते होगे ना। ये बोले वैसे ही कॉपी जाके रख देते हैं, बोले एग्जाम की एक दिन पहले करेंगे जो करना है। ठीक है, घर जाके कॉपी में कुछ करते होगे ना, तो घर जाके क्या करना है वो बोल रहा हूँ मैं। जिसको मैं हॉरिजॉन्टल से कर रहा हूँ उसको वर्टिकल से चेक करना, जिसको मैं वर्टिकल से कर रहा हूँ उसको हॉरिजॉन्टल चेक करना, जिसका मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ उसको दोनों से कर रहा हूँ। इसको तो स्लोप से भी करना तुम। अरे समझ रहे हो? अच्छा आ जाओ साहब, ये वाला चौथा वाला, काइनेटिक एनर्जी और रूट ऑफ मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और रूट ऑफ मोमेंटम, अब रिलेशन क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m है। अरे ये तो उल्टा लिख दिया मैंने, नहीं नहीं ग्राफ उल्टा लिख दिया। हाँ रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगा। ये सही लिखो भाई, तुमने गलत लिखा हुआ है ये तुमने गलत लिखा हुआ है, ये तुमने सही लिखा नहीं था। इसको सही लिखो, लिखा ही नहीं था। बहुत बढ़िया, अच्छा क्या नहीं लिखा तो। अब लिखो, ये बनाना है पी और रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऑनलाइन वालों तुम भी देख के लिखो, दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? ऑनलाइन वालों ग्राफ बनाओ, पी वर्सेस रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बनाओ। कौन सा वाला ग्राफ, पी और रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी? बोलो कैसा, कहां से जाएगी, ओरिजिन से? ये यहां से बोले तो पी बराबर √2 मास इंटू काइनेटिक एनर्जी होगा भाई। अब ग्राफ बनाओगे तो इसमें पी को प्लॉट करना है वाई एक्सिस पर, ये पी को प्लॉट करना है वाई एक्सिस पर, इसकी जगह वाई लिखो। रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसको प्लॉट करना है एक्स एक्सिस पर, तो ये क्या आएगा, ये आएगा वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओरिजिन से पास होने वाला स्ट्रेट लाइन, ये बनेगा रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ये मोमेंटम, ये वाला ग्राफ बनेगा। मास कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, ये ग्राफ बनेगा भाई। ठीक है, अच्छा अगला क्या बोला था मैंने, फिफ्थ, फिफ्थ कुछ बोला था मैंने, क्या बोला था? अरे रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/p। अरे ऐसा बोला था, ऐसा कुछ बोला था, रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/p। हाँ ये सही लिखो तुम सही नहीं लिखते हो। ठीक है, ये मास कांस्टेंट, ये ग्राफ बनाना है, रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/p। ठीक है, ये रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पी का ग्राफ तो अपन ने बना लिया। अब रिलेशन आपको क्या दिख रहा है,
ये रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी है। ग्राफ बनाना है 1/p के साथ, तो इसको लिखोगे 1/1/p, इसको लिखोगे 1/1/p, लिखोगे भाई। अब आप देखो, इसको प्लॉट करता हूं y एक्सिस पर, तो इसकी जगह y लिखोगे। 1/p को प्लॉट करता हूं x एक्सिस पर, इसकी जगह x लिखोगे। तो रिलेशन क्या बनेगा? ये बनेगा y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, बनेगा भाई। ये बनेगा आपके पास हाइपरबोला। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ कैसा बनता है? हाइपरबोला। ये रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी और 1/v का ग्राफ हाइपरबोला, मास कांस्टेंट। समझ रहे हो ना भाई? भाई रिलेशन ये है, लेकिन ग्राफ बोल रहा है 1/p के साथ बनाओ, तो इसको लिख दिया मैंने 1/p बना के, है ना। 1/p को x एक्सिस पर, इसको y पर, तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ गया। और तुम्हें पता है जब इनवर्स होता है तो ग्राफ हाइपरबोला बनता है। ये हाइपरबोलिक कर्व बन गया साहब। ठीक है, एक और मैंने बोला था, लॉग ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लॉग ऑफ मोमेंटम, एक ग्राफ और। ठीक है, लॉग ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लॉग ऑफ मोमेंटम। तो नॉर्मल रिलेशन तो हमारे पास है, लॉग का रिलेशन हमारे पास नहीं है। तो भैया पहले लॉग लेना पड़ेगा। अबे लॉग लेना पड़ेगा, लो लॉग लो, मैं सब कुछ मैं ही करूंगा। हाँ ले लो जल्दी लो, लेकर के बनाओ कैसा बनता है। ये लो आंसर आ रहा है बच्चों का, लॉग वाला स्ट्रेट लाइन क्या है? पॉजिटिव इंटरसेप्ट। नेगेटिव इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव। ऑनलाइन वाले आंसर बोल रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो बैठे बैठे? हो गया? किस किस का हो गया? इतनों का हो गया? बाकी लोग देख ही रहे हैं, अभी भी इनको भी देख रहे हो? किस किस का हो गया है? जागो भाई जागो, ये मिटा दूं? अगला बोल रहा है लॉग ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लॉग ऑफ मोमेंटम। तो भैया लॉग लेना पड़ेगा। रिलेशन था काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2 है, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। भाई रिलेशन बनाओगे तभी तो ग्राफ बनेगा। और तुम्हें पता है कि सारे रिलेशन बने बनाए नहीं मिलते, मेहनत करनी पड़ती है, बनाना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है ना यार। सब कुछ क्या बना बनाया मिल जाता है क्या? ठीक है, बना बनाया मिलने की आदत डाल जाए तो फिर तो उसमें भी बच्चे हिंट मांगते हैं कि सर अब क्या करें। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करने की आदत डालो। हाँ, अब वो देखो लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग m/n। तो लॉग m/n क्या बोलोगे? लॉग m माइनस लॉग n। अरे होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो लॉग m की पावर है, ये लॉग m की पावर n, तो लॉग की प्रॉपर्टी n log m होगा। ये होगा 2 log p माइनस log 2m। ये होगा लॉग ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ग्राफ बनाना है लॉग ऑफ काइनेटिक एनर्जी और लॉग ऑफ मोमेंटम। तो इसको प्लॉट करेंगे हम कहाँ? y एक्सिस पर, और इसको प्लॉट करेंगे x एक्सिस पर। तो इसकी जगह y, इसकी जगह x, रिलेशन क्या बनेगा? mx माइनस c बनेगा। क्या होता है ये? स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट नेगेटिव और स्लोप पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये देखो x एक्सिस पर लॉग ऑफ मोमेंटम और y एक्सिस पर लॉग ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा भाई, ऐसा। ठीक है, देखो स्लोप पॉजिटिव है, x एक्सिस से एंगल लेस देन 90, और इंटरसेप्ट देख रहे हो नेगेटिव है। अच्छा चलो एक बात बताओ, मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ अलग अलग मास के लिए, मास एक मेरा एक तुम्हारा। बताओ मास बदलूंगा तो इंटरसेप्ट बदलेगा कि नहीं? लेकिन क्या स्लोप बदलेगा क्या? स्लोप तो सेम रहेगा ना। तो ग्राफ सेम मिलेगा कि अलग मिलेगा? स्लोप सेम है लेकिन इंटरसेप्ट तो अलग है, और इंटरसेप्ट अलग है तो ग्राफ सेम की अलग? अलग बनेगा। लो साहब, एक m1 मास के लिए और एक बनाया मैंने m2 मास के लिए। देख रहे हो दोनों का स्लोप सेम है, लेकिन दोनों का इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट सेम या अलग अलग? अलग अलग। बताओ कौन सा मास ज्यादा? कौन सा मास ज्यादा, m1 ज्यादा कि m2 ज्यादा? यहां से देखो, जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा होगा उसका मास ज्यादा होगा ना। ये लेंथ इंटरसेप्ट को बता रहा है, ये एक c1 और ये लेंथ एक c2। बताओ कौन सी लेंथ ज्यादा, c1 ज्यादा कि c2 ज्यादा? ये c2 मोर देन c1, इसलिए m2 मोर देन m1 होगा भाई। कंपैरिजन है ना, ये ग्राफ कंपैरिजन वाले क्वेश्चन। तो रिलेशन देख करके ग्राफ बनाना और ग्राफ से कंपैरिजन करना,
ये दो कंसेप्ट मैंने आपको बताया सब। और मतलब आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मिनिमम ग्राफ का और एक क्वेश्चन मिनिमम परसेंटेज चेंज का हर साल आता है एग्जाम में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इस चैप्टर से आता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इस चैप्टर से आता है, पूरी फिजिक्स में मिनिमम बात कर रहा हूँ, बल्कि ज्यादा ही मिलते हैं। परसेंटेज चेंज और ग्राफ का, ये दो कंसेप्ट ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। तुम 25 ने 30 साल के पेपर उठाओ, हर साल तुम्हें ये दो क्वेश्चन तो कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। एक क्वेश्चन परसेंटेज चेंज का, एक क्वेश्चन ग्राफ का। ग्राफ ऐसा ही रिलेशन देख करके ग्राफ बनाना, ठीक है। अब या कंपैरिजन वाला आएगा या ग्राफ पूछेगा साहब कि ग्राफ कैसा बनने वाला है। अब दूसरा कंसेप्ट है परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज निकालने का बेसिक जो तरीका है ना, ये बेसिक तरीका तो वही है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100%। भैया बेसिक मेथड यही है, बेसिक तरीका यही है, और ये हर जगह लगता है ना, ये बेसिक मेथड ये है। लेकिन क्या होता है जब 5% से कम वाला केस आता है ना, तो वहां थोड़ा सा कैलकुलेशन इससे लेंदी हो जाता है। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक जुगाड़ चलता है, वो एरर वाला तरीका है ना, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है। एरर वाला तरीका यहाँ पर काम में लेते हैं, मतलब 5% से कम में चलता है वो 5% से ज्यादा में नहीं चलता, 5% ज्यादा में ये चलेगा। अच्छा, ये तरीका मैं चाहूँ तो 5% से कम में भी लगा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। वो कैलकुलेशन को बचाने के लिए एक जुगाड़ है। अब वो जुगाड़ क्या है, मैं आपको याद दिला देता हूँ, है ना। वैसे शक्ल से मुझे तुम पढ़े लिखे बच्चे दिखाई देते हो, है ना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये दूसरा वाला तरीका परसेंटेज चेंज लेस देन इक्वल टू 5% पे लगेगा। देखो क्या है जुगाड़, क्या है। मान लिया y का रिलेशन x के साथ है, y का रिलेशन z के साथ भी है, y का रिलेशन p के साथ भी है, एक साथ बहुत सारों के साथ हो सकता है कि नहीं। जैसे मैं फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा हूँ भाई, जैसे t बराबर 2 पाई रूट L/g, टाइम पीरियड पढ़ चुके हो तुम लोग, तो t का L के साथ भी था, g के साथ भी था। ऐसे ऐसे भी केस मिलेंगे जिनमें 3 3 के 4 4 के साथ होगा। फॉर्मूले हैं फिजिक्स में तो आते हैं यार, है ना। तो ऐसे केस में ये देखो, ये मैंने बोला कि इसमें जो पावर है ना वो कांस्टेंट्स है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर ए, जेड की पावर बी और पी की पावर माइनस क्यू, कैसे लिख सकता हूँ। इसमें जो पावर लिखा हुआ है ना, ये ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है और क्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। अब परसेंटेज चेंज में रिलेशन बनाना सीख लो। क्या है साहब, यहाँ लिखूंगा मैं y का परसेंटेज चेंज। अच्छा, परसेंटेज चेंज कैसे लिखते हो, चेंज डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, ये लिखते हो ना, चेंज डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू। तो y का परसेंटेज चेंज बराबर, इधर x से रिलेशन है ना, x का परसेंटेज चेंज, है ना, प्लस y से भी रिलेशन है, z का परसेंटेज चेंज। अच्छा, p से भी रिलेशन है, तो p का परसेंटेज चेंज। अब इनकी जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर a है तो a से मल्टीप्लाई, ये पावर b है तो b से मल्टीप्लाई, ये पावर माइनस q है तो इसको माइनस q से मल्टीप्लाई। मेरी भावनाएं समझ रहे हो भाई, है ना। तो ये सिंपल रिलेशन बनाने का तरीका है। लेकिन ये तरीका सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगाना, मोर देन 5 में कि लेस देन 5 में। अगर मोर देन 5 में है तो ये तरीका काम, आंसर गलत आ जाएंगे। अच्छा, वो जो तरीका है ना, ये मोर देन 5 में लगाओ, लेस देन 5 में लगाओ, सब में लगाओ चलेगा। लेकिन लेस देन 5 में थोड़ा सा जब कैलकुलेशन आसान कर लें तो वो तरीका ये है कि ऐसे रिलेशन बना लो। रिलेशन बनाना समझ में आ गया ना सब। अरे ये परसेंटेज चेंज में रिलेशन बनाना समझ गए ना। ये तो 3 का लिया मैंने, 4 का होता तो भी मैं यही करता, और 2 का रिलेशन होगा तो भी यही करूंगा। समझ रहे हो ना, इसका किसी 2 से होगा तो भी यही करेंगे। अच्छा, किसी एक से ही रहा, आइडियल केस, है ना, एक से ही रहा। ऐसे बहुत सारे आइडियल केस होते हैं कि एक का एक से होता है, किसी दूसरे से होता ही नहीं है, तो फिर उसको भी ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे अपन तो। ठीक है, तो रिलेशन बनाने का तरीका यही है। हाँ, समझ रहे हो मेरी बात। चलो अब मैं परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन देता हूँ आपको। अब मैं परसेंटेज चेंज दे रहा हूँ आप, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज देखो आप, पहला क्वेश्चन, हाँ बोलो बेटा। एरर में जब निकालते हैं ना मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो एरर में नीचे वाली चीज भी प्लस में आ जाती है। लेकिन ये एरर नहीं निकाल रहे अपन, अपन क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज चेंज। तो नीचे वाला अगर बढ़ाऊंगा तो ऊपर वाला घटेगा ही सही, इसलिए माइनस साइन लेते हैं, है ना। ये थोड़ा सा एरर में और परसेंटेज चेंज में थोड़ा डिफरेंस है। एरर के केस में ये भी अपन क्या लेते थे, प्लस, लेकिन यहाँ एरर नहीं निकाल रहे अपन, परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं, ठीक है। लो साहब, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। आपको बोल रहा है मास कांस्टेंट है और मोमेंटम को हमने बढ़ा दिया साहब, मोमेंटम को हमने बढ़ा दिया 100%। बोल रहा है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ, ठीक है। ये परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। दूसरा बोल रहा है मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी को मैं आधा करूंगा, वेलोसिटी हाफ करेंगे, ये आधा कर देंगे, आधा। तो बोल रहा है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताइए, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज बताइए। तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मास कांस्टेंट है और हम यहां पर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे 44%, काइनेटिक एनर्जी को 44% बढ़ाएंगे। बोल रहा है परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, पी में परसेंटेज चेंज पूछ रहा है साहब। फोर्थ क्वेश्चन ये यहां पर मास कांस्टेंट है और काइनेटिक एनर्जी को मैं डिक्रीज करूंगा 2%। बोल रहा है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में परसेंटेज चेंज बताइए। एरर नहीं पूछ रहा हूं, परसेंटेज एरर नहीं पूछ रहा हूं, परसेंटेज चेंज पूछ रहा हूं। डिफरेंस बता दिया मैंने एरर का और परसेंटेज चेंज वाला। ठीक है, ये बोल रहा है मास कांस्टेंट, अब यहां पर मोमेंटम को बढ़ा दिया आपने 2%, तो बोल रहा है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज। चलो और हाथ साफ करो। मास कांस्टेंट मैं बोल रहा हूं कि साहब वेलोसिटी को मैं डिक्रीज करूंगा 2%, चलो 1% कर देते हैं, वेलोसिटी को 1% कम कर देते हैं। तो बोल रहा है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, एक अपने एनएलएम फ्रिक्शन वाले मॉड्यूल में था एआईपीएमटी का क्वेश्चन, हाइट से एक पार्टिकल को छोड़ रहे हैं, वो बॉटम पर पहुंचता है, अगर हाइट को डबल कर दें तो बोला गया कि बताओ मोमेंटम में, बॉटम पर मोमेंटम में परसेंटेज चेंज कितना होगा। ठीक है, ये हाइट है, हाइट पहले h1 था, ये मोमेंटम बॉटम था, ये बोला गया हाइट को डबल कर दो, s2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ h1, तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कहां पर, एट बॉटम, एट बॉटम। ये क्वेश्चन है अपने मॉड्यूल पे, एग्जाम में एच हाइट से छोड़ते हैं, बॉटम पे पहुंचता है, तो बॉटम पे मोमेंटम में परसेंटेज चेंज अगर हाइट को डबल कर दिया जाए। चलो ये 7 क्वेश्चन दिए मैंने, करो हाथ साफ। कंसेप्ट सिखाने के लिए एक क्वेश्चन बताना पर्याप्त होता है, अगर एक से ज्यादा है मतलब ऐसा नहीं कि मुझे शौक आ रहा है, ये तुम्हें प्रैक्टिस करवाई जा रही है। समझ रहे हो मेरी भावना है? ये लोग ऑनलाइन वाले आंसर भी देने लगे, देखो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ऐसा ही होना चाहिए। क्वेश्चन मिलते ही टूट पड़ो। ये मॉड्यूल का दिख रहा है तुझे, मॉड्यूल खोल के बैठे, किसी किसी बातें करता है। क्वेश्चन का जवाब दो, मॉड्यूल से करो, कहीं से भी करो, हिम्मत तो दिखाओ करके। तो तुम अल्फा वाले लगते हो क्या मुझे? तुम तो गामा डेल्टा पता नहीं क्या बोलूं मैं, है ना? कैसी कैसी बातें करते हो। मतलब होता है क्लास में बच्चा क्वेश्चन एंजॉय करे, मास्टर वो पसंद आए जो क्वेश्चन खूब करवाए, है ना, तुम्हारा भला करे। अगर खाली कोर्स करना है तो कहीं किसी भी फेस में ले लेते। ठीक है भाई, अल्फा में मतलब क्या, तुम्हें क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस करना है, क्लास में तुम्हारे तुम्हारी जो कमजोरियां हैं वो पकड़ी जाए, दूर करी जाए। वो तुम क्वेश्चन क्या लिखते जा रहे हो, पहला क्वेश्चन लिखो करो, दूसरा लिखो करो, तीसरा क्वेश्चन लिखो करो, तुम तो क्वेश्चन ही नोट कर रहे हो सारे। बोले एक साथ करेंगे, वाह। ठंड लगेगी तेरे सिर पे, टोपी ओपी तू पहन के आया नहीं, लगा ली टोपी। ये चुपचाप बीच बीच में सरकाता रहता है भाई। बेसिक तरीका यही है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। चलो पहला क्वेश्चन करूं, किस किसका हो गया पहला, कितना आंसर, 300%। किस किसका आ गया, इतने सारों का आ गया। चलो फिर भी चेक कर लो जिनका नहीं आया। तो भैया मास कांस्टेंट रख के मोमेंटम को बढ़ा रहे हैं हम 100%,
मास कांस्टेंट रखा और मोमेंटम को 100% बढ़ाया, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन p²/2 है। तो ये काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू p²। अब मोमेंटम को 100% बढ़ाया, मान लिया पहले p था, अब तुमने 100% बढ़ा दिया तो p प्लस 100% ऑफ p, तो 2p हो जाएगा। अब 2p हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना, ये ke2/ke1 कितना होगा, p2/p1 का स्क्वायर। p2 कितना हो गया 2p, p1 कितना हो गया p, ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ke2 बराबर कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ke1 होगा भाई। अगर ये 4 गुना हो गया तो परसेंटेज चेंज कितना होगा, परसेंटेज चेंज का बेसिक तरीका फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। बेसिक तरीका, बेसिक मेथड, ये लो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ये सॉल्व करेंगे तो 300% आ गया, देखो 300% आ गया सर। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। भाई अपने को यही पता लगाना है फाइनल वैल्यू कितनी इनिशियल कितनी, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये लो एक भाई ने सारे आंसर दे दिए, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर हो। एक बच्चा जवाब भी दे रहा है, बोले मॉड्यूल नहीं किया है। तो मॉड्यूल की जरूरत क्या है, साक्षात मैं जब पढ़ा रहा हूँ सामने। लो भाई, ऑनलाइन वाले सारे आंसर दे रहे हैं, तुम फर्जी हो, सुस्तों की तरह बैठे हो। कर दिए सारे, किस किस के हो गए। कर रहा है, वो तो नोट कर रहा है कि कर रहा है, बोले भी तो नोट ही कर रहा हूँ। मेथड बताया मैंने, फाइनल इनिशियल में रिलेशन पता लगा लो, सीधे सीधे पता लग जाएगा। हाँ भाई दूसरा चेक करें, बोल रहा वेलोसिटी आधा हो गया तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज। अब वेलोसिटी के साथ रिलेशन देखो, दूसरा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। तो आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v²। अगर ये बोलता है वेलोसिटी आधा हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा पता लगाओ, ये ke2/ke1 बराबर v2/v1 का स्क्वायर है ना। ये देखो आधा हो गया, v2 हो गया v1/2 डिवाइड बाय v1, ये स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो गया भाई। ke2 बराबर ke1/4 हो गया, ke1/4 हो गया तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया, परसेंटेज चेंज हो गया फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। ये कितना आ जाएगा, -75% आ गया। माइनस मतलब इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, 75% डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी 75% डिक्रीज होगा। आ रहा है, तीसरा बताओ। तीसरे में कितना, 20% इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज हो जाएगा। कर रहे हो, चलो तीसरा चेक करें, मिटा दो इसे। ये परसेंटेज चेंज बेसिक तरीका, और ये मतलब कंसेप्ट ऐसे हैं, ग्राफ और परसेंटेज चेंज हर साल क्वेश्चन आता है इनसे, और बहुत आसान कंसेप्ट है और लगभग हर चैप्टर में आ जाते हैं। जहां दो के बीच में रिलेशन दिखता है बोलते हैं ग्राफ बनाओ। चलो तीसरा वाला पकड़ो, मिटा दो इसको। अब तीसरे में बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी को 44% बढ़ाएंगे तो मोमेंटम में परसेंटेज चेंज बताओ। देखो साहब, तीसरा मैं बोलता हूं तो P इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब मैं काइनेटिक एनर्जी को 44% बढ़ा रहा हूं, मान लो पहले E था, पहले E था, अब आपने 44% बढ़ा दिया तो E प्लस 44% ऑफ E यानी 1.44 E हो गया। अब बोल रहा है P का पता लगाओ साहब, तो ये पता लगाओ P2/P1 बराबर क्या होगा,
ये होगा रूट के ई टू अपॉन के ई वन होगा। ये रूट के ई टू अपॉन के ई वन तो 1.44 ई अपॉन ई, ये रूट 1.4 यानी 1.2 टाइम्स आ जाएगा। P2 आ गया 1.2 टाइम्स ऑफ P1 आ गया भाई। परसेंटेज चेंज पूछ रहा है आपसे, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो आप देख सकते हो 1.2 P1 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100 कितना आ गया, 20% आ गया भाई। प्लस आ रहा है मतलब इंक्रीजेस, 20% बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी को 44% बढ़ा दिया आपने तो ये 24% बढ़ जाएगा। ठीक है, ये अभी तक मैंने जितने दिए सब में डाटा क्या था, 5% से ज्यादा वाला था। ये तीनों क्वेश्चन जो अपन ने किए सब में 5% से ज्यादा का डाटा था। अब अगला क्वेश्चन देखोगे, अगले 3 देखोगे तो 5% से कम है, अगले 3 में 5% से कम है। अच्छा, उन अगले 3 को भी मैं इस तरीके से करना चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन आसान तरीका, कैलकुलेशन आसान करने का तरीका मैंने बताया, रिलेशन बना लो, है ना। ये लो चौथा वाला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं भाई। ये बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को 2% कम करेंगे, मोमेंटम में परसेंटेज चेंज बताओ। तो P इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, मतलब ये क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी की पावर हाफ। तो रिलेशन बनाओ, रिलेशन बनाना बताया मैंने, मोमेंटम में परसेंटेज चेंज बराबर काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज और फिर पावर से मल्टीप्लाई, पावर हाफ है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, लो रिलेशन बन गया। अबे दो के बीच में बनाना है, ये तो अपन तो 4 4 का बनाया था, अपन तो तैयार है 4 आ जाए 5 आ जाए सबका बना देंगे, ये तो 2 ही है। लो साहब, ये बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी को 2% कम कर दो, 2% कम कर दो तो -2%, आंसर आ गया -1%। आ रहा है भाई, तो भैया ये चौथा भी हो गया -1%। अब पांचवें में भी 5% से कम है, ये देखो यहां बोल रहा है मोमेंटम को 2% बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। रिलेशन बनाओ, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम होगा। ये 2% बढ़ा रहे हैं साहब, ये 2% बढ़ा रहे हैं तो +2%, आंसर क्या आ जाएगा, 4% आएगा भाई। ठीक है, ये 4% बढ़ जाएगा, बड़ा सिंपल फंडा, 4% बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 6 वाला भी बहुत आसान, बोल रहा है साहब वेलोसिटी को कम कर दो, तो वेलोसिटी से रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। रिलेशन बनाओ, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी, और पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना। अब ये क्या बोल रहा है, 2%, 1% कम कर दो, ये -1% लिखूंगा इसको, है ना। एक -1% तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया -2%। आ रहा है भाई, ये लो -2% आंसर आ गया। ये <5 वाले तो आंखों आंखों में क्वेश्चन हो जाते हैं, <5 में तो पेन ही नहीं चलाना पड़ता, देखते ही देखते आंखों आंखों में सब दिखने लगता है ना भाई। क्या देखना होता है, अगर ये सीख जाए तो अपन वही चीज देखते हैं ना, और जो पता ही नहीं होता कि देखना क्या है तो फिर सब कुछ देखते हैं, समझ रहे हो ना। तो मेरी बातें समझ में आ रही है ना। हाँ, ये देखो इसी को आ रही है भाई को, अभी जाग रहे हो तुम लोग। ठीक है, ये मतलब प्रैक्टिस करा रहा हूँ तुम्हें, हाथ साफ करा रहा हूँ, मैं करने नहीं आया हूँ ये। ठीक है, ये तुम्हें करा रहा हूँ, आंसर दो। एक मैंने किया तो एक का जवाब तो दो, वरना कंसेप्ट सिखाने के लिए तो एक क्वेश्चन बताना पर्याप्त होता है। हो गया कोर्स। हाँ, ये कितना, चलो भाई ये भी देख लो। अगला वाला बोल रहा है कि हाइट को डबल करेंगे अपन। ठीक है, ये हमसे बोल रहा है कि 7th वाला क्वेश्चन, ये बोलता है हाइट से छोड़ा गया। अब सबको पता है हाइट से छोड़ता है तो बॉटम पर वेलोसिटी कितना होता है, बॉटम पे वेलोसिटी √2gh होता है, ये जानते हो यार तुम, मुझे शक्ल से तुम लोग पढ़े लिखे बच्चे दिखाई देते हो। और ये तो हमने वो याद करो एनएलएम में क्वेश्चन किए थे, ऊपर से छोड़ने वाले, टकरा के रिबाउंस होने वाले। तो ये बॉटम पर वेलोसिटी कितना, √2gh। अगर बॉटम पे वेलोसिटी √2gh तो मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी कितना होगा, ये m इंटू √2gh होगा। होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं, बोलो। क्या मास बदल रहे हो, क्या क्या बदल रहे हो, एच बदल रहे हो, एच को क्या कर रहे हो, एच को डबल कर रहे हो। S2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ H1, तो भैया P2 कितना आ गया, √2 टाइम्स ऑफ P1 आ गया। √2 टाइम्स ऑफ P1 तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालें, परसेंटेज चेंज निकालेंगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। P2 कितना है 1.414 टाइम्स ऑफ P1 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100,
ये सॉल्व करता हूं तो 41.4% आया सर। आंसर आ रहा है 41.4%। पॉजिटिव, इसका मतलब इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया भाई? परसेंटेज चेंज कर लोगे, अरे हो जाएगा भाई। इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, अब तो किसी भी चैप्टर में आए फटाफट जवाब देना है तुम्हें, कर लोगे? चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो बात आगे बढ़ाएं यार, दुनिया में और भी बहुत कुछ है। तो भैया ये काइनेटिक एनर्जी की बातें हमने कर ली साहब। अब बातें करेंगे हम किसकी? अब बातें करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। दूसरा एनर्जी जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी। बनाओ जल्दी से। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों हो गए तुम्हारे? कर लोगे तुम लोग भी? चलो भाई बात आगे बढ़ाएं। हो गया सबका? सबका हो गया? चलो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसे सुनो और समझो। देखो, एनर्जी रिलेटेड टू पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन, है ना, शेप, साइज, इनसे रिलेटेड जो एनर्जी होती है ना, उसको एनर्जी को क्या नाम देते हैं? पोटेंशियल। मतलब शेप से रिलेटेड, पोजीशन से रिलेटेड, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, फोर्स फील्ड से रिलेटेड जो एनर्जी होगी ना, उस एनर्जी को हम लोग नाम देंगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये इतने सारे फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। ये फोर्स फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, ये किस पे? शेप पे डिपेंड कर रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इवन ये फोर्स फील्ड में कहाँ है, किस पोजीशन पे, उस पर भी डिपेंड करता है। तो पोजीशन डिपेंडेंट एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक या पोटेंशियल? पोटेंशियल। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बातें आपको बता दूं। जहां भी अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड मिलेगा ना, हर अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव होगा। जहां पे रिपल्सिव फोर्स फील्ड मिलेगा ना, वहां पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव। और जहां कोई फोर्स फील्ड नहीं होगा ना, वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। मैं फिजिक्स के एग्जांपल देता हूं, है ना, शक्ल से मुझे तुम लोग पढ़े लिखे लोग दिखाई देते हो, है ना। एग्जांपल सुन के तुम्हें जरूर याद आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तुमने? एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्यों चक्कर लगाता है? अट्रैक्शन में कि रिपल्शन में? सब जानते हो कि चक्कर अट्रैक्शन में ही लगते हैं। कोई भी किसी के चक्कर लगा रहा है तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? हाँ, चक्कर मतलब अगर एक तरफा मामला है तो रिपल्शन हो सकता है ना। रिपेल कर रहा हो फिर भी सामने वाला चक्कर लगा रहा हो, है ना हो फिर भी सामने वाला चक्कर लगा रहा हो, ठीक है। हाँ, ये शुड हो, ये मन का वहम होता है, ये गलत। फिर उसको लगता है अट्रैक्शन है लेकिन था नहीं। समझ रहे हो मेरी भावना है? तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगाता है तो ऐसे केस में अट्रैक्शन था कि नहीं था? था। अट्रैक्शन, बिल्कुल अट्रैक्शन था। अबे न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन था, वही तो घूमने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देता था, है ना। अब यहां पर मैं आपको याद दिलाऊं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने सुना होगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। मुझे पता है थोड़ी दिन पहले तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। अबे ऐसे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? मैं भी पढ़ा लिखा आदमी, है ना। मुझे भी पता है कि क्या क्या कहाँ का क्या क्या आता है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सुना होगा तुमने, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये माइनस क्या बता रहा है? अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन पढ़ते हैं ना तो वहां भी आता है माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। जहां जहां अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड होगा ना, वहां पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आएगी। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी याद दिलाऊं तुम्हें, के Q1 Q2 अपॉन आर, है ना। अब मैं बोलता हूं कि Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। के Q1 Q2 अपॉन आर, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव आएगा ना। मैं बोलता हूं कि दोनों नेगेटिव हैं, Q1 और Q2, तो भी तो रिपल्शन होगा ना। अब दोनों को नेगेटिव रखोगे तो भी क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब जब जब रिपल्सिव है ना, पॉजिटिव है। लेकिन मैं बोलूँ कि एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव है, तो बताओ अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? नेगेटिव आएगी। जहां अट्रैक्शन होगा वहां क्या होगी? नेगेटिव। जहां रिपल्शन होगा वहां क्या होगी? पॉजिटिव। जहां कोई फोर्स फील्ड नहीं होगा वहां क्या होगी? जीरो। चलो फोर्स फील्ड ना होने वाला एग्जांपल दूंगा, आइडियल गैस मॉलिक्यूल। आइडियल गैस मॉलिक्यूल के बीच में किसी तरह का कोई इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है क्या? जब केटीजी वगैरह पढ़ते हो हीट में तो पढ़ते हो ये बात। आइडियल गैस मॉलिक्यूल के बीच में किसी तरह का कोई इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है क्या? जब भाई तभी तो मोह माया से परे होता है ना। आइडियल बोलते किसको? साधु सन्यासी। मोह माया से परे, है ना, कोई अट्रैक्शन नहीं, है ना, किसी का कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, तो वहां भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो। आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं? जीरो। मैं और एग्जांपल दूं, जीरो वाला और एग्जांपल दूं। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो यहां तो अट्रैक्शन है। अब वो बोलते हैं ना आयनाइजेशन एनर्जी, आयन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब वो इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कहां पहुंचाते हो? इनफाइनाइट पर।
वो इनफाइनाइट पर क्या मानते हो? जीरो। इनफाइनाइट बोलते किसको है? जहां अट्रैक्शन खत्म हो जाए, मतलब इनफाइनाइट वो पॉइंट जहां पर अट्रैक्शन खत्म हो जाए, है ना। थोड़ा पास पास रहते हैं तो अट्रैक्शन रहता है, दूर जाने पर अट्रैक्शन क्या होता है? कम होता है। और थोड़ा जरूरत से ज्यादा दूर चले जाए तो खत्म भी हो जाता है ना। तो वो पॉइंट जहां अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, है ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ऐसा नहीं बहुत दूर, इनफाइनाइट का मतलब वो पॉइंट जहां अट्रैक्शन खत्म हो गया। अट्रैक्शन खत्म हो गया मतलब फोर्स फील्ड है कि नहीं है? नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो, है ना। ये ग्रेविटेशन में भी ये काम होता है। ग्रेविटेशन में भी एस्केप करवाना है तो एस्केप करवाने के लिए क्या बोलते हैं? कहां भेजना है? तो इनफाइनाइट पर। तो वहां भी पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हो? जीरो। अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड में हमेशा नेगेटिव, रिपल्सिव फोर्स फील्ड में कितनी? पॉजिटिव। और जहां कोई फोर्स फील्ड नहीं होगा वहां क्या होगी? जीरो। ठीक है, मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और बातें बताऊंगा आपको। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और स्टेटमेंट सुनो। देखो, ये मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। जहां पे पूरी फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी के जो भी तुम फॉर्मूले पढ़ोगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में पढ़ोगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही नहीं करते। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं है ना। आप, मैं एग्जांपल बताऊं आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव है। मैं बोलूं इलास्टिक फोर्स फील्ड, इलास्टिक फोर्स फील्ड भी कैसा है? कंजर्वेटिव। इंटरमोलिकुलर फोर्स फील्ड, ये भी कैसा है? कंजर्वेटिव। मतलब आप पूरी फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले याद करो। ग्रेविटेशनल का मैंने बोला -Gm1m2/r। इलेक्ट्रोस्टेट मैंने बोला K(Q1Q2/r). स्प्रिंग के लिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में बोलूं तो होती है ½ kx², है ना। तो मतलब ऐसे ही मैं अगर तुम्हें और एग्जांपल दूं, इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी, पूरे फिजिक्स में जहां भी फॉर्मूले पढ़ोगे ना, अगर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले पढ़ोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में? कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं है ना। अब आप बोलोगे सर ये कंजर्वेटिव क्या, नॉन कंजर्वेटिव क्या, पहले वो तो बताओ। तो वो भी बताता हूं। कंजर्वेटिव कौन से? जिनमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहे? कंजर्व। नॉन कंजर्वेटिव कौन से? जिनमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कभी भी कंजर्व ना रहे, मतलब लॉस होता हो। जिन फोर्स फील्ड की प्रेजेंस में लॉस होता होगा ना, वो सब कौन से होंगे? नॉन कंजर्वेटिव। और जिसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी उसको क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव। मैं और बताऊं आपको। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड ऐसे होते हैं जिनमें इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में किसी भी पाथ से जाऊं, हमेशा वर्क डन क्या आ जाए? सेम। मैं इस कोने से उस कोने पे जाता हूं, अब रास्ते बदल बदल के जाता हूं। अगर मैं 2 पॉइंट फिक्स करता हूं ना, तो 2 पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, इनिशियल पॉइंट वो, फाइनल पॉइंट वो। घूम के कहीं से भी घूम के जाऊं, सर्कुलर पाथ में जाऊं, जिगजैग में जाऊं, स्ट्रेट लाइन में जाऊं, इलिप्टिकल में जाऊं, इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं, है ना। हर पाथ में अगर वर्क डन सेम आता है तो ये फोर्स फील्ड कैसा है? कंजर्वेटिव। और वर्क डन अलग अलग आता है तो, वर्क डन अलग अलग आता है तो कैसा होगा? नॉन कंजर्वेटिव, है ना। अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड करे तो नॉन कंजर्वेटिव, और पाथ पे डिपेंड नहीं करे तो क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव, है ना। ये सिंपल मैं डिफरेंस बता रहा हूं आपको। चलो एक एक करके लिखते चलो। पहले लिखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है लिख लो पहले। पहले पोटेंशियल एनर्जी लिख लो भाई। एनर्जी, एनर्जी रिलेटेड टू पोजीशन, एनर्जी रिलेटेड टू पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन, एनर्जी रिलेटेड टू पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन, साइज और शेप, साइज और शेप is called potential energy, is called potential energy, is called potential energy। समझ पा रहे हैं भाई? पोजीशन से रिलेटेड, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, साइज से रिलेटेड, है ना, ओरिएंटेशन से रिलेटेड, ये जो एनर्जी होगी इसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। नोट डालो इसमें, पहला पॉइंट लिखो। पोटेंशियल एनर्जी में नोट डालो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, नोट डालो, फर्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, बट पोटेंशियल एनर्जी, but potential energy may be positive, negative or zero, may be positive, negative or zero, may be positive, negative or zero। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो इसी में। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इन अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड, इन अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड, इन अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड, attractive force field potential energy is negative, in an attractive force field potential energy is negative, and in a repulsive force field, and in a repulsive force field, and in a repulsive force field, and in a repulsive force field potential energy is positive, potential energy is positive, and in absence of force field, and in absence of force field, in absence of force field potential energy is zero,
पोटेंशियल एनर्जी जीरो। मैंने सबके एग्जांपल दे दिए तुम्हें, अट्रैक्टिव, नेगेटिव, जीरो, सबके एग्जांपल दिए मैंने। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैथमेटिकली डिफाइन, मैथमेटिकली डिफाइन in a conservative force field, in a conservative force field, in a conservative force field। ठीक है, अब ये क्या है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, मैं आपको बताऊं साहब। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या है, ये डिफरेंस देख लो, दोनों फोर्स फील्ड का डिफरेंस देख लो भाई। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड कौन सा बोलेंगे, जहां पर हम क्या बोलेंगे साहब, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहे, कंजर्व। अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहे, ठीक है, कंजर्व रहे, तो इसको बोलेंगे कंजर्वेटिव। और यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व ना रहे, यहां पर एनर्जी लॉस हो जाए साहब, यहां पर एनर्जी का लॉस हो जाए, अगर एनर्जी लॉस मिले तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, मैं लिखता जा रहा हूं, तुम भी साथ साथ लिख लो, देख क्या रहे हो, है ना। यहां पर अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये वर्क डन, वर्क डन नॉट चेंज विथ पाथ, नॉट चेंज विथ पाथ, पाथ के साथ ना बदले। ठीक है, जैसे मैं बोलूं ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल और फाइनल, इनिशियल से फाइनल पर जाने के बहुत सारे रास्ते, मैं चलो 3 रास्ते बना रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पाथ बनाए मैंने, हो सकते हैं इनफाइनेट, मैंने 3 ही बनाए यहां पर। अगर तीनों पाथ पे वर्क डन सेम आता है तो ये क्या होगा, ये कंजर्वेटिव होगा, ये W1 बराबर W2 बराबर W3। अगर तीनों पाथ में वर्क डन सेम आता है ना तो ये कंजर्वेटिव है। वर्क डन नॉट चेंज विथ पाथ बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट, है ना, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। अगर मैं बोलता हूं कि वर्क डन पाथ के साथ चेंज होगा तो ये कैसा होगा, ये नॉन कंजर्वेटिव होगा। वर्क डन चेंज विथ पाथ, वर्क डन चेंज विथ पाथ। ठीक है, अब यहां पर क्या बोलेंगे साहब, ये तीनों पाथ पर वर्क डन अलग अलग, W1 इज नॉट इक्वल टू W2 इज नॉट इक्वल टू W3। तीनों पाथ में वर्क डन अलग अलग आ जाए साहब, तीनों पाथ में वर्क डन अलग अलग, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे साहब, ऐसे केस में बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, और मैं बताऊं, हाँ, क्लोज पाथ है अगर, तो क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव में वर्क डन क्या आता है, जीरो, है ना, इसी को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, यही कहलाता है साइक्लिक। समझ रहे हो, क्लोज पाथ, जहां से चले थे घूम के वहीं आ गए, ऐसा नहीं कि वो सर्किल बना के आए, है ना, ऐसा नहीं कि वो साहब पैराबोला बना के है, मतलब एग्जैक्ट पाथ हो, कुछ भी हो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होने चाहिए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो इसको बोलेंगे क्लोज पाथ, वर्क डन क्या होगा, जीरो, अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। और नॉन कंजर्वेटिव है ना, तो नॉन कंजर्वेटिव में बोलता हूं साइक्लिक प्रोसेस में, है ना, ये क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होता, क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होता। ठीक है, यहां पे बोलते हैं क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं। मैं आपको एग्जांपल दूं, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड। अगर मैं बोलता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में एक मास को मैं लेके गया था और वापस वहीं पे लेके आ गया, है ना, मैं तो यहां से उसको मून पे लेके गया और मून से वापस अर्थ पे ले आया, जहां से निकला था वहीं वहीं लौट के आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में, तो यहां पर क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, जीरो। जाते समय किसी भी पाथ से गया हूं, आते समय किसी भी पाथ से लौटा हूं, वर्क डन क्या मिलेगा, जीरो, है ना। अच्छा, मैं बोलता हूं कि अर्थ से मून जाना है साहब, किसी भी पाथ से जाओ, वर्क डन क्या आएगा, सेम। अगर वर्क डन सेम आना आ रहा है तो ये फोर्स फील्ड कैसा, कंजर्वेटिव। और वर्क डन अगर अलग अलग आ रहा है तो क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव। समझ रहे हो, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, किसी भी पाथ से जाओ, वर्क डन सेम तो कंजर्वेटिव, और वर्क डन अलग अलग तो क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव, है ना। क्लोज पाथ में अगर वर्क डन जीरो ना आए, जैसे मैं तुम्हें हीट वाला एग्जांपल दूं, हीट, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहां पीवी कर्व बनते हैं, पीवी कर्व, वहां भी क्या होता है, पीवी कर्व बनाते हैं, साइक्लिक प्रोसेस, है ना, तो वहां वर्क डन पूछते हैं अपने से, जीरो नहीं होता, वहां होता है एरिया ऑफ पीवी साइकिल, मतलब क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं है। तो जहां भी लॉस होता हुआ दिखेगा ना, सब सब कौन से होंगे, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल लिख सकते हो, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल लिख लो। पहले इसका कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल लिख लो, इधर लिख रहा हूं कंजर्वेटिव का। कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं तो यहां पर ये है साहब, एक तो एक तो जो मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है ना वो सब मैं लिखता चल रहा हूं। एक बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी,
ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है -G m1 m2/r। ये होता है भैया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -G m1 m2/r। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। इसमें रेफरेंस पॉइंट कहाँ मानते हैं? इनफाइनाइट मानते हैं, इनफाइनाइट पे जीरो होता है। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ इस चैप्टर में हमको सैटेलाइट लॉन्च करना है क्या? सैटेलाइट लॉन्च करेंगे ग्रेविटेशन में, है ना। आज शेड्यूल आ गया मेरे पास, ग्रेविटेशन तक पढ़ाना है मुझे। पहले 3 चैप्टर बोले गए थे, पहले काइनेमेटिक्स, इसके बाद काइनेमेटिक्स शुरू करने वाला था, और बाकी का मुझे नहीं पता था क्या पढ़ाना था। तो जो पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लो। इसके बाद सेंटर ऑफ मास, कोल्यूजन, सर्कुलर, रोटेशनल, ग्रेविटेशन, फिर लूंगा काइनेमेटिक्स। हंस रहे हो यार, सीक्वेंस ठीक है, या काइनेमेटिक्स सर्कुलर कैसे पहले ले लूंगा, सबसे बाद में लूं? मतलब सर्कुलर में भी क्या थोड़ी सी काइनेमेटिक्स काम आएगी? चल जाएगा, चलो देखते देखते, आओ पढ़े लिखे हो, आओ पहले ये तो पढ़ो। हाँ, तो मैं बोला था हमें सैटेलाइट लॉन्च नहीं करने। इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि एक स्टूडेंट ने बुक उठाई नीचे और ऊपर बुक शेल्फ में रखी। अब बुक उठाई और बुक शेल्फ में रखी, तो बुक शेल्फ कहाँ है? बुक शेल्फ क्या अंतरिक्ष में है क्या? उसके कमरे में ही है। तो हाइट बहुत ज्यादा होगी, कम होगी? कम होगी। तो यहाँ जनरली क्या बोलेंगे? mgh, है ना। यहाँ फॉर्मूला अपन क्या लेने वाले हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जो लेंगे ना, वो mgh लेंगे साहब, समझ रहे हो ना। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, जैसे ये जहां से भी हाइट, ये ऐसे समझ रहे हो, हाइट जो भी तुम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो उससे हाइट। ठीक है, अच्छा दूसरा आता है साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो आता है, ये आता है K Q1 Q2 अपॉन कितना R। ठीक है, अच्छा यहां पर एक आती है साहब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है ना, इसमें अपन एक ही केस पढ़ते हैं, स्प्रिंग वाला, है ना। अपने इस चैप्टर में स्प्रिंग वाला केस आएगा साहब, खींच दिया दबा दिया, है ना। ये स्प्रिंग को खींच दिया या स्प्रिंग को दबा दिया। ऐसे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने वहां इलास्टिसिटी में पढ़ी है साहब, है ना। उसमें तो वो स्ट्रेस से रिलेशन, स्ट्रेन से रिलेशन, वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो सब वहां आता था। यहाँ तो सिर्फ एक स्प्रिंग का एग्जांपल आएगा और ये फॉर्मूला बोलते हैं क्या? ये फॉर्मूला बोलते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, चाहे तुमने दबाया हो या खींचा हो, है ना। दबाओगे या खींचोगे दोनों केस में प्लस ही आएगा साहब, ये हाफ के एक्स स्क्वायर। और एक है साहब इंटर मॉलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी, इंटर मॉलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी। ये इंटर मॉलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो A/R⁻12 -B/R⁻6, ये फॉर्मूला होता है साहब। इंटर, ये आर के साथ बदलता है, डिस्टेंस के साथ आर है इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस। आर कौन सी डिस्टेंस साहब? हाँ, इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस बदलोगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी बदलेगा। ये आगे बताऊंगा, ग्राफिकली सब बताऊंगा इसके बारे में, है ना। अभी सिर्फ सिंपल फॉर्मूले लिख रहा हूँ, सिंपल फॉर्मूले लिख रहा हूँ। ये आपको ये जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं ना, ये मैंने तुम्हें बोला कौन से फोर्स फील्ड में डिफाइन करोगे, तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के एग्जांपल बता रहा हूँ। ये इनमें पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करेंगे। एक मैग्नेटिक फील्ड में भी आता है साहब, इस चैप्टर में अपने काम नहीं आएगा, अपने तो ज्यादातर स्प्रिंग वाला काम आएगा या ग्रेविटेशन काम आएगा। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल दूं मैं, इसका एग्जांपल, नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल। तो नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल हो गया साहब फ्रिक्शन हो गया, है ना। ये मैं आपको बोल दूं मीडियम रेजिस्टेंस हो गया। अब मीडियम कोई सा भी हो, मीडियम वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। अगर वो लिक्विड होगा तो विस्कोसिटी हो जाएगा, है ना। ऐसे गैस की भी विस्कोसिटी बोलते हैं। कोई भी हो, मीडियम का रेजिस्टेंस, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ये जहां लॉस होते हुए दिखेगा ना, है ना। अच्छा, वो लॉस किसी ना किसी फॉर्म में तो होता है। अब वो लॉस हीट की फॉर्म में हो सकता है, लॉस नॉइस की फॉर्म में हो सकता है। भाई जहां लॉस हो रहा होगा, हो सकता है वहां पर तुम्हें तुम्हें गरम गरम लगे, है ना। भाई समझ रहे हो ना, लॉस हुआ, वो लॉस किसी ना किसी फॉर्म में तो जाएगा ना। या हो सकता है तुम्हें वहां नॉइस की फॉर्म में लॉस मिले, आवाज आती हुई मिले। कहीं पे कोई मशीनी पार्ट रगड़ खा रहे हैं और आवाज आ रही है, तो लॉस हो रहा है, डेफिनेटली एनर्जी लॉस हो रहा है। सारी एनर्जी घूमने में नहीं लगा पा रहा वो। ठीक है, और हो सकता है तुम आवाज नहीं आ रही हो लेकिन हाथ लगा के देखो तो गर्म मिले,
तो भी लॉस हो रहा है। अरे मेरी भावनाएं समझ रहे हो? तो जहां लॉस होते हुए दिखे वो सब कौन सा है? नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव समझ गए? ठीक है, तो मैथमेटिकली कहां डिफाइन करोगे, कंजर्वेटिव में कि नॉन कंजर्वेटिव में? अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करें तो कहां पर, कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? हाँ कंजर्वेटिव। चलो ये बनाओ, फिर और बातें करते हैं इसके बारे में। बना लिया? मिटा दूं इधर? समझ में आ गया तुझे एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल तू जिंदगी में कभी भूलेगा? जहां तुझे हीट नजर आए, लॉस है। बना लिया भाई? मिटा दूं इसे? ये बीच वाला मिटा दूं? चलो मैं एक पॉइंट और बताता हूं तुम्हें, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक पॉइंट और बताता हूं। देखो, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट वर्क होगा ना, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट वर्क होगा, तो हमेशा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वर्क करेगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी को कम करेगा। मैं क्या कह रहा हूं उसको ढंग से सुनना। कंजर्वेटिव का एग्जांपल ग्रेविटेशन है कि नहीं है? मैंने बोला ये यहां रखा हुआ है, ये यहां रखा हुआ है, बताओ। अगर मैं आपसे बोलता हूं यहां रखा हुआ है और यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, अब मैं इसको ऊपर लेके गया, एच हाइट पे लेके गया, पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितनी? mgh। ये बढ़ा की घटा? किसने काम किया? फोर्स फील्ड ने? की मैंने किया? फोर्स फील्ड के अगेंस्ट किया। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन होगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। अच्छा लो, मैंने इसको छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ऊपर से नीचे आया, कौन लाया? मैं लाया कि फोर्स फील्ड लाया? ये काम फोर्स फील्ड ने किया ना। बताओ, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgs थी, यहाँ के क्या हो गई? 0 हो गई। हुई कि नहीं 0? ये काम किसने किया? फोर्स फील्ड ने। तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। बस सीधी सी बात है, फोर्स फील्ड काम करेगा तो अपनी जेब से खर्च करेगा ना, तो उसकी जेब में जो स्टोर था कम हो जाएगा ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जब भी काम करेगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। फोर्स फील्ड के अगेंस्ट हम काम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। ये मैंने ग्रेविटेशन वाला एग्जांपल दिया। मैं कंजर्वेटिव में तुम्हें स्प्रिंग वाला एग्जांपल देता हूं, है ना? स्प्रिंग वाला फोर्स फील्ड भी कंजर्वेटिव है ना। मैंने बोला स्प्रिंग को मैंने खींचा, खींचा तो काम किसने किया? मैंने किया। मैंने किया तो जो भी मैं काम करूंगा वो अंदर स्टोर होगा ना, किसके फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी, है ना? जो भी मैं काम करूंगा वो अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। अब तुम्हें पता है कि एक्स खींचने में कितना काम होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। और मैं बात समझ रहे हो ना? अच्छा, चाहे खींचू या दबाऊं, काम तो मुझे करना पड़ेगा ना। क्या स्प्रिंग अपने आप दब जाएगी क्या? दबाओ या खींचो, बच्चे उल्टा मतलब निकाल लेते हैं, बोले खींचने में हमने किया, दबाने में उसने किया। कोई स्प्रिंग को खींचो या दबाओ, हमें ही करना पड़ेगा। तो जो भी हम काम करेंगे वो अंदर स्टोर होगा, किसकी फॉर्म में? पोटेंशियल, है ना? वो आप तीर चलाते हो साहब, अब तीर में क्या है? वो बो को खींचते हो आप, अरे उस कमान को खींचते हो ना। जब कमान को आप खींचते हो तो क्या होता है? वो अंदर एनर्जी स्टोर होती है, किसकी फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी। जब वो छोड़ते हो तो किसकी फॉर्म में जाती है? अब वो अंदर जो स्टोर है वो किस फॉर्म में बाहर निकलती है, वो एक अलग क्वेश्चन है। वो अंदर स्टोर बहुत सारा पड़ा होता है, लेकिन अब वो सही काम में आ पाता है कि नहीं आ पाता, वो बात अलग है। समझ रहे हो? ठीक है, वो किस किस फॉर्म में हम निकालते हैं वो एक अलग विषय, वो एक अलग टॉपिक है। वो अंदर स्टोर कैसे हुआ? वो अंदर स्टोर हुआ कि भैया एक्सटर्नल वर्क किया, है ना? एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने में बॉडी को क्या करते हैं? रगड़ते हैं, है ना? बॉडी को हम क्या करते हैं? वे मसल्स बनाते हैं, पुशअप करते हैं। तो जो भी एक्सटर्नल वर्क करोगे वो अंदर स्टोर होगा, किसकी फॉर्म में? पोटेंशियल। अंदर स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी। मतलब सिंपल कंसेप्ट है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स फील्ड हो, वो इलास्टिक हो, वो ग्रेविटेशनल हो, कोई भी हो, उसके अगेंस्ट जो भी काम होगा वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो लिखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो। लिखो, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। हाँ इसी में जो पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट चल रहे थे ना अपने, ये पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट के बीच में मैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव बताने लग गया था। पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट्स के बीच में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव बता रहा था। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखो, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड increases increases work done against conservative force field increases potential energy, increases
potential energy of system, increases potential energy of system, and work done by the conservative force field, and work done by the conservative force field, work done by the conservative force field, work done by the conservative force field decreases potential energy of system, decreases potential energy of system, decreases potential energy of system. ये पोटेंशियल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेगा। मेरी बात पकड़ में आ गई साहब? अच्छा रुको, एक पॉइंट इसके बारे में और बातें करते हैं, इससे पहले एक पॉइंट और क्लियर कर लो। ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ना रिलेटिव क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलूंगा ना तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बदल जाएगी, है ना। मैंने ऐसा पहले वर्क डन के बारे में भी कहा था। मैं आज बोल रहा हूं कि वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तीनों रिलेटिव क्वांटिटी है ना। वर्क में मैंने प्रूफ करके दिखाया था कि अलग अलग फ्रेम लेते हैं तो आंसर अलग अलग आता है ना। मैं आपको बता दूं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हाफ एम वी स्क्वायर, ये वी वेलोसिटी रिलेटिव होता है कि नहीं होता है? तो भैया काइनेटिक एनर्जी भी रिलेटिव क्वांटिटी है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी भी कौन सा क्वांटिटी है, रिलेटिव। लिख लो अगला पॉइंट लिख लो, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मैं एक एग्जांपल तुम्हें लगे हाथ दे ही दूं। मैं ग्रेविटेशन का एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लिया मैं आपको 3 फ्रेम ऑफ रेफरेंस देता हूं। एक फ्रेम देता हूं मैं ए, एक फ्रेम देता हूं बी, एक देता हूं 3। ये 3 मास रखे हुए हैं सब। एक ए पर रखा हुआ है, एक बी पर रखा हुआ है और एक मास सी पर रखा हुआ है। 3 मास है भाई, है ना। ये देखो, मैं ये बोलता हूं ये गैप है D1 और ये गैप है D2, ये D1 और ये D2। ठीक है। अब आपको बताना है साहब इसको बोल देता हूं पहला, इसको बोल देता हूं दूसरा, इसको बोलता हूं तीसरा। इन तीनों मास का पोटेंशियल एनर्जी आपको बताना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ए फ्रेम के रेस्पेक्ट में, बी फ्रेम के रेस्पेक्ट में और सी फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तीनों फ्रेम के रेस्पेक्ट में आंसर आपको बताना है। बताओ साहब। ठीक है, ये बताना है आपको पहले का, दूसरे का और तीसरे का। पहले मास का, ये दूसरे मास का और साहब तीसरे मास का, एक तीसरे मास का। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में और सी के रेस्पेक्ट में। लो साहब, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ए, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम बी और विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम सी। क्वेश्चन समझ रहे हो भाई? चलो मैं एक में बताता हूं, ए फ्रेम के रेस्पेक्ट में मैं बताता हूं। आओ साहब, ए फ्रेम पकड़ो। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूं, जिसको फ्रेम मानते हो ना उस पर क्या होती है, 0। उस फ्रेम के ऊपर पॉजिटिव और उस फ्रेम के नीचे, सिंपल फंडा। जिसको फ्रेम मानते हैं ना उसको क्या मानते हैं, 0। उसके ऊपर पॉजिटिव और उसके नीचे। बताओ, फ्रेम मानता हूं मैं ए को मानता हूं फ्रेम। बोलो ये 1 वाला कहां रखा है, ए पे रखा है, तो 1 वाले की कितनी, लेकिन 2 वाला इसके ऊपर है कि नहीं है, कितना ऊपर है, D2। तो आंसर क्या बोलोगे, प्लस बोलोगे, प्लस mg/d2। अच्छा, 3 वाला भी, वो 3 वाला भी ऊपर है, कितना ऊपर है, mg, तो क्या बोलेंगे, D2 प्लस D1 बोलोगे भाई। चलो बी फ्रेम पकड़ो, बी फ्रेम। अब बी फ्रेम के रेस्पेक्ट में पहला वाला कहां है, ऊपर है कि नीचे, नीचे है, तो इसका प्लस की माइनस, माइनस होगा, ये होगा माइनस mg कितना, D2। अच्छा, जो बी पे उसका कितना, और जो सी, अब सी वाला ऊपर है, ऊपर है तो क्या बोलोगे, प्लस, क्या बोलोगे, mg/d1 बोलोगे भाई। अच्छा चलो आओ, ये सी फ्रेम पकड़ो। जो सी फ्रेम पे रखा है, सी फ्रेम पे तीसरा रखा है, तो तीसरे की तो कितनी हो गई, 0। बाकी दोनों ऊपर है कि नीचे है, प्लस की माइनस। चलो दूसरे वाले की बताओ, दूसरे वाले की बोलेंगे माइनस mg कितना, D1। पहले वाले की माइनस mg/d1 प्लस D2 होगा कि नहीं? मतलब बताओ, फ्रेम बदलने पे पोटेंशियल एनर्जी बदली कि नहीं बदली? बताओ, ये पहले की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो आप, ए के रेस्पेक्ट में 0 है तो बी के रेस्पेक्ट में माइनस है और सी के रेस्पेक्ट में माइनस है। अरे मेरी बात समझ रहे हो भाई? मतलब ये देखो, पहले वाले की पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम बदलने पे बदल गई, दूसरे वाले की भी देखो फ्रेम बदलने पे बदल गई। मतलब फ्रेम बदलने पे पोटेंशियल एनर्जी बदलती है कि नहीं बदलती? अरे पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? रुक जाओ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो। पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं करता। करके देखो, करके देखो। पहले और दूसरे का चेंज बोलो, अभी कितना, mg/d2। अब करो चेंज, mg/d2 ये करो चेंज। बताओ, फ्रेम ए ले रहा हूं तो भी चेंज वही आ रहा है, फ्रेम बी ले रहा हूं तो भी चेंज वही आ रहा है,
और फ्रेम सी ले रहा हूं तो भी चेंज वही आ रहा है ना। तो बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा। पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड। तो बना लो एग्जांपल और फिर नोट डाल लो, अगला पॉइंट लिख लो। ये एग्जांपल बना लो पहले। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, तुम भी हंस रहे हो। कुछ नहीं, वही डायलॉग लिख रहे हैं भाई। हाँ भाई समझ गया सब, बना लिया तूने? तू खाली समझ ही रहा है कि बना भी रहा है? कहाँ गया 2 मिनट वाला? वो सारे काम 2 मिनट में करता है। तो भाई बना लिया सबने? बन गया? तो अगला पॉइंट लिख लो, यहीं पे नोट डाल लो, लिख लो। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, तुमने ही बना लिया? तो नोट डालो, पॉइंट लिख लो। पॉइंट लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज with frame of reference, potential energy change with frame of reference, change with frame of reference, but change in potential energy, change in potential energy, potential energy change with frame of reference, but change in potential energy is independent from frame of reference, is independent from frame of reference। ठीक है, चेंज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। मेरी बात पकड़ में आ गई? अच्छा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि शेप वेव पे भी डिपेंड करता है, करता है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ शेप वेव का। ये भाई मैंने एक वायर दिया आपको, वायर तार है, इसका मास m है और लेंथ l है, एक वायर। अब इसको मैं अलग अलग शेप में अरेंज करता हूं। देखो एक बार मैंने सीधे सीधे इसको खड़ा कर दिया, देखो ये पहला वाला केस है ना। एक बार मैंने इसको लिटा दिया, देखो हॉरिजॉन्टल, ये देखो ये बी। एक बार मैं इसको क्या करता हूं, स्क्वायर बना के रख देता हूं। ये लो स्क्वायर बना के रख दिया, ये स्क्वायर बना के रख दिया, ये लो स्क्वायर। ठीक है, ये लो ये सी। एक बार मैं सर्किल बना देता हूं, इसका इसका सर्किल, ये लो ये सर्किल बना दिया। ठीक है, एक बार मैं इसको ये देखो टेढ़ा करके रख देता हूं ऐसे, ये देखो थीटा एंगल। ठीक है, वही मास एम लेंथ है, ये ई केस। समझ रहे हो भाई? वही वायर है लेकिन रखने का तरीका अलग अलग है। ये हर केस में तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी बतानी है कितनी होगी। अब मास है तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। चलो रेफरेंस पॉइंट कुछ नहीं बोलते हम, तो बॉटम मानते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट होगा तो आप समझ सकते हो, ये यहां पर वायर है, वायर है मतलब मास है। मास एक जगह है कि जगह जगह है? और जब जगह जगह होता है तो उसको एक ही जगह रखा हुआ मानते हैं, उस जगह को नाम देते हैं क्या? सेंटर मास। शक्ल से मुझे तुम लोग पढ़े लिखे, समझ रहे हो? सेंटर मास जानते हो ना? क्या होता है बॉडी में जब जगह जगह मास होता है तो उसको एक ही जगह रखा हुआ मानते हैं। भाई जैसे मैं बोलूं तुमसे इस मास की बताओ, तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, हर जगह मास है।
सबकी होगी, लेकिन यहाँ पर इस मास को अगर एक ही जगह रखा हो मान लें तो एक ही जगह होगी ना, वो जगह कौन सी होती है? सेंटर ऑफ मास। और ये भी तुम जानते हो कि अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकली होगा तो एकदम सेंटर में होगा। अगर इसकी लेंथ एल है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? L/2 पे मिलेगा। ये लो सेंटर ऑफ मास यहाँ मिलने वाला है L/2। मानते हो भाई? बोलो पोटेंशियल जी, बोलो इसकी पोटेंशियल जी एक केस में बोलो कितना? mg/L/2। मानते हो भाई? अच्छा ये लो, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा लेकिन कहाँ पड़ा है? ग्राउंड पे। कोई हाइट है क्या? हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0। तो mgh बोलते हैं ना, h का वैल्यू 0 हो गया। इस केस में आ जाओ स्क्वायर। अब स्क्वायर तो ये लेंथ L/4 हो गया, ये लेंथ भी L/4 हो गया, ये लेंथ भी L/4, ये लेंथ भी L/4। अरे पूरी बॉडी का मास तो m है, लेकिन अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? ये एकदम यहाँ पर सिमेट्रिकली सेंटर में मिलेगा ना, ये सेंटर में मिलेगा तो ये हाइट कितनी होगी? ये L/8 होगी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg/L/8 होगा कि नहीं? ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा mg/L/8। कौन सा पकड़ रहे हैं भाई? ठीक है, इधर आ जाओ साहब, सर्किल बताओ। यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा? इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे मिलेगा। ये सेंटर कितनी हाइट पर होगा? r हाइट पर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलोगे? mg/r बोलोगे, r। अब ये r क्या होगा? तुम्हें पता है वायर को बेंड किया है तो L बराबर 2πr होगा। तो r बराबर कितना? L/2π। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg/L कितना? 2π। सबके सेंटर ऑफ मास रेफरेंस पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, इसलिए प्लस 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 लिख रहा हूं सबको, है ना। रेफरेंस पॉइंट के नीचे आते तो क्या लिखता? 0। आओ साहब, इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। अब सेंटर ऑफ मास में लंबाई नापूं तो यहां से तो L/2 होगी। अब यहां से तो लंबाई L/2 होगी, लेकिन हमें लंबाई से मतलब कि हाइट से मतलब, ये हाइट चाहिए ना अपने को। तो बताओ साहब, ये L/2, ये थीटा, ये हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल से दिख गया होगा तुम्हें। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा होता है। तो H बराबर कितना? L/2 साइन थीटा। आगे ना बोलो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये mgh, और h का वैल्यू कितना? h का वैल्यू L/2 साइन थीटा। आगे ना बोलो, है ना। ये तो जितना मैं खड़ा करता जाऊंगा ना, ये हाइट बढ़ती जाएगी। वो जितना खड़ा करता जाऊंगा इसको देखो, थीटा बढ़ता जाएगा, और थीटा बढ़ता जाएगा तो साइन थीटा बढ़ता जाएगा, और साइन थीटा बढ़ता जाएगा तो हाइट बढ़ती जाएगी। अरे खड़े खड़े बिल्कुल जब वर्टिकल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? L/2। समझ रहे हो ना? ये तो समझते हो यार। जितना झुका हुआ रहता है सेंटर मास उतना नीचे होता है, पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होती है। अच्छा, एक और कंसेप्ट आता है इससे पोटेंशियल एनर्जी से, वो आता है स्टेबिलिटी, है ना। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होता है ना, वो लाइफ में उतना ज्यादा स्टेबल होता है। जितनी ऊंचाई चढ़ता जाता है ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है, स्टेबिलिटी कम होती जाती है, उतना ज्यादा अनस्टेबल होता जाता है, मतलब कभी भी गिर सकता है हाइट बढ़ने पर। ये देखो, अब मैं तुम्हें बोलूं, देखो ये एक ही है, ए बी और सी। एक बिल्कुल खड़ा हुआ है, एक बिल्कुल लेटा हुआ है, और एक देखो कुछ एंगल पर है। तो इन तीनों केस में ए बी और ई में बताओ, ए बी और ई में सबसे ज्यादा स्टेबल कब होगा? बी में होगा। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है ना, स्टेबिलिटी उतनी क्या होती है? ज्यादा होती। तो इस केस में स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा। और इस केस में स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, यहाँ गिरने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा अनस्टेबल यहाँ होगा, उंगली लगाते ही गिर जाएगा, फूक मारो उड़ जाएगा। इसको देखो, इसको फूक मारो तुम नहीं उड़ेगा, बल्कि तुम तो धक्का मारोगे आगे चला जाएगा। अरे मेरी भावनाएं समझ रहे हो? अभी स्टेबिलिटी में भी पोटेंशियल, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बच्चे फोर्स फोर्स सोचते हैं, फोर्स तो जीरो होना ही चाहिए, साथ में अब पोटेंशियल एनर्जी का भी रोल आता है, वो भी बताऊंगा आपको। बना लिया सब? नहीं बना लिया एग्जांपल? तो भैया पोटेंशियल एनर्जी शेप पे डिपेंड करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? मैंने नोट डलवाया था, एग्जांपल दे दिया। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, फोर्स फील्ड पे डिपेंड करता है ना, फोर्स फील्ड में कहां रखा है उस पर डिपेंड करता है, इतने सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब कुछ बातें पोटेंशियल एनर्जी की और भी हैं, तो कल करते हैं, बाकी बची कुछ ही बातें पोटेंशियल एनर्जी की बची हुई बातें कल होंगी, और कल फिर एनर्जी खत्म करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब मैं कह रहा हूँ डायनेमिक्स के आधे क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से कर देंगे अपन।
ठीक है, मतलब अभी हम चलते चलते ये काम करेंगे, बाद में थोड़े दिनों बाद ये काम घूमते घूमते करेंगे। मैं आपको बताऊं, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, हाँ, और स्प्रिंग आ जाए तो खींचना और दबाना, इन सबको सॉल्व करने का एक ही फंडा है, वर्क एनर्जी थ्योरम। और वो भी अभी हम करेंगे चलते चलते, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन किया है। बाद में घूमते घूमते चढ़ेंगे, उतरेंगे, दबाएंगे, तो भी यही फंडा लगेगा। और उसके भी बाद में रोटेशन जो आएगा ना, तो लुढ़कते लुढ़कते यही काम करेंगे, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन कह रहा हूँ, डायनेमिक्स के आधे क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम में सॉल्व होते हैं। तो कल एनर्जी खत्म करेंगे, उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम स्टार्ट करेंगे। कल से मतलब अगले 2-3 दिन तक यही चलता रहेगा, छोड़ना, गिराना, फेंकना। समझ रहे हो? हाँ, ऑनलाइन वालों समझ रहे हो?